नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 967th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, एक्सक्लूसिवली तिरंगे के साथ। आज अगर मैं आपको बता दूं तो आज की तारीख है 11 अगस्त और सिर्फ 4 दिन बचे हैं जब हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। 15 अगस्त को भारत मनाने वाला है अपनी 75th फ्रीडम की एनिवर्सरी और 75th बर्थडे। अब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का उनका एक आह्वान है कि हर घर में तिरंगा लगे। हर घर तिरंगा को लेकर अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है। ये सब लोग वो हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंस्पायर करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं और जिनके कुछ कहने से समाज में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मेरे साथ इस वक्त है एक ऐसे व्यक्ति विशेष जो एक पत्रकार हैं, जो एक टीचर हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी। मेरे साथ इस वक्त हैं आदरणीय श्री रवि शुक्ला जी। रवि जी नमस्कार। नमस्कार राज भाई, स्वागत आपका राज की बात में। बहुत शुक्रिया। आबू धाबी जाने के बाद रवि भाई तो हमें भूल गए? बिल्कुल नहीं। आबू धाबी जाने के बाद शहर और ज्यादा करीब हो गया। शहर और ज्यादा करीब हो गया। ये जो पूरा का पूरा हर घर तिरंगा जी, ये जो एक आह्वान श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? सबसे पहले तो राज भाई आपको बहुत सारी बधाई कि आप अपना 967 नंबर का आज एपिसोड कर रहे हैं। पहले से लेकर के आज 967 तक पहुंचना सबसे पहली चीज़ तो एक बड़ी बात है। इसे लगातार बनाए रखना। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने शुरुआत की थी लेकिन बीच में कहीं ना कहीं दम तोड़ बैठे। तो आप सबसे पहले इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आपका 967 तक का सफ़र शुरू है और यकीनन इसके आगे शून्य बढ़ेंगे जी और संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरी ये बधाई आपको कि आपने नागपुर के भीतर एक बड़ा वंदे मातरम 75 क्रांतिवीरों का रोचक किस्सों का कार्यक्रम बकौल जुबानी दयाशंकर तिवारी की जुबानी आपने करवाया, तो उसके लिए भी आपको बधाई। आते हैं मुद्दे पर। हर घर तिरंगा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव में है। 75 वर्ष हम पूर्ण करने जा रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा था कि भाई हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं तो अमृत का अर्थ समझना पड़ेगा, महोत्सव का अर्थ समझना पड़ेगा। हर घर तिरंगा एक ऐसी चीज है कि हर एक व्यक्ति को इसके महत्व को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आज थोड़ा सा 2 हिस्सों में बात करूंगा। पहली बात ये कि सरकार की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये सम्मान की बात है जी। ये हर एक की जिम्मेदारी को एहसास कराने की बात है, हर किसी को देश से जोड़ने की बात है। पर हम कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों की मुफ्त में टिकट देते हैं लेकिन तिरंगे पर शुल्क लगा करके बैठे हैं। गलत बात है जी। हम जिस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तथाकथित पार्टी के तथाकथित नेता उसी आज़ादी को प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा करते हैं। तो देश में जहां एक तरफ आप आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके अपने लोग कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा से भिन्न जाते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हम खादी को प्रचलन में ला करके, प्लास्टिक के उपयोग को रोक करके, प्लास्टिक के तिरंगों को रोक करके, या प्लास्टिक को एक गलत संदेश ना जाए इसलिए खादी के तिरंगे को प्रमोट कर रहे हैं। और देश के भीतर जैसा गांधी जी का सपना था कि भाई हमारा अपना देश जमीन से जुड़ा हुआ देश है और एक ऐसा देश है जो कि अपनों को अपनों से जोड़ने का है। लेकिन समस्या क्या है कि हम ये बात नहीं समझ पाए कि हमें पहले देश की जमीन को समझ करके देश की जमीन को मजबूत करना पड़ेगा। हम पर जिस तरह का आधुनिकीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का एक आवरण चढ़ता गया, उस आवरण में कहीं ना कहीं हम और आप दबते चले गए जी। और हमारी अपनी जो ओरिजिनलिटी थी, हमारी अपनी जो वास्तविकता थी, उस वास्तविकता को हम भुला बैठे। और आज देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये बड़ी मुहिम है कि देश के भीतर हर घर तिरंगा मुहिम से
हर एक व्यक्ति को जोड़ा जाए, जो मुहिम न सिर्फ एक आजादी के अमृत महोत्सव के लिए बल्कि देश के 365 दिन देश को आपको जोड़ करके रखने के लिए होनी चाहिए। मैं 4-6 महीना पहले अबू धाबी गया। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति आदर और व्यवस्था के प्रति आदर जो हमें अन्य देशों में मिलता है, या वहां जाने के बाद जो मैंने अन्य लोगों से बात किया, वो भारत में कहीं ना कहीं अभी फिलहाल में कम है। व्यवस्था तोड़ने को हम गर्व समझते हैं, पालन करने को हम गर्व नहीं समझते। सिग्नल तोड़ने पर कॉलर ऊंची करते हैं, रिश्वत देकर काम करवाने पर हम अपनी छाती चौड़ी करते हैं। हमें गर्व होता है उन चीजों पर जिस पर कि हमें शर्म आनी चाहिए। हमें गर्व होता है उन चीजों पर जो गलत हैं, जो कि अनुशासन से बाहर हैं। मैं पिछले 1 महीने से अधिक से नागपुर में इधर उधर बहुत अच्छी तरह से बारीक नजर से देख रहा हूं। जब लोग सिग्नल तोड़ते हैं, ट्रिपल सीट चलते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, पुलिस वाले को टप्पी देकर निकल जाते हैं, कन्नी काट कर निकल जाते हैं, तो वे प्राउड फील करते हैं। शायद घर पर तिरंगा लगाने से बेहतर सबसे पहले अनुशासन का पालन करना, व्यवस्था का सम्मान करना, व्यवस्था को समझकर क्यों बनाई गई है व्यवस्था, लाइन क्यों बनाई गई है, सिग्नल क्यों बनाए गए हैं। छोटे छोटे ये उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से हम और आप यदि जुड़ेंगे तो तिरंगा प्रतीकात्मक रूप से हमेशा हमारे हृदय में होगा। 2 या 3 दिन पहले की बात है। मैं कहीं बैठा था पब्लिक प्लेस पे बैठा था, मेरे ख्याल से मैं कॉफी पीने बैठा था, और सीसीटी की बात है, कैफे कॉफी डे में मैं बैठा था। बगल में एक सज्जन थे, वो फिल्म देख रहे थे। अब फिल्म देखते समय उनका आवाज ऊंचा था, ब्लूटूथ यूज नहीं किया, ईयरफोन यूज नहीं किया, आवाज तेज थी। सर, उस पर राष्ट्रगान बज रहा था। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा, आप या तो मोबाइल साइलेंट कर लें या तो इसे स्किप कर लें, अन्यथा खड़े हो जाएं, या जो लोग सुन रहे हैं वो खड़े हो जाएं। उसने कहा, आपको अपना काम करना है, दूसरों को ज्ञान देने किसने बोला। मुझे नहीं लगता मैंने गलत बोला। हमारे घर पर भी जब टीवी पर हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कहीं भी हम कोई भी चीज देख रहे हैं और राष्ट्रगान बजता है, तो हम हमारे घर के अंदर या तो म्यूट कर देते हैं या तो स्किप कर देते हैं, क्योंकि आप खड़ा तो नहीं रह सकते, और यदि आप खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं साइलेंट कर देता हूं, कान में तो नहीं जाता ना। जो सम्मान है, ये सम्मान देश के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, तिरंगे के प्रति, ये देश के भीतर हमें स्कूल से, बचपन से, घर से, परवरिश से लोगों के जहन में डालना पड़ेगा। देश का युवा कब अपने आप को देश से जोड़ता है? जब भारत और पाकिस्तान के मैच में भारत जीतता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर नागपुर के फुटारा की सड़कों पर जो भीड़ लगती है, हाथों में तिरंगा लेकर लहराना, सर, ये देशभक्ति नहीं है। केवल कश्मीर फाइल या अन्य फिल्मों को जाकर देखना, ये देशभक्ति नहीं है। तिरंगा लहरा करके, मैंने कई ऐसे तिरंगे देखे अभी हाल फिलहाल में, जिसका कि अशोक चक्र बीच में नहीं है, जिसका जो एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, केसरी का, हरे का, व्हाइट का, वो प्रॉपर नहीं है। केवल हम भावविभोर होकर के बहते जा रहे हैं। भावुकता देशभक्ति नहीं है सर, गंभीरता देशभक्ति है। और वो गंभीरता आएगी कब? जब आपको नेतृत्व करने वाले, आपके नेतृत्व में लीडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घर के पालक से लेकर के टीचर तक, टीचर से लेकर के पड़ोसी तक, पड़ोसी से लेकर के नेता तक, मैं उन सबकी बात कर रहा हूं कि उन सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम जब राज भाई जब डिबेट बोलने जाते थे विश्वविद्यालय में, नागपुर का हूं मैं, नागपुर को मैंने बहुत बोला है, हम हमेशा एक किस्सा बोला करते थे कि तिरंगे के 3 रंग हैं, 3 रंगों को 3 अलग अलग धर्मों ने या अलग अलग समाज ने बांट लिया है। केसरिया जो शौर्य का प्रतीक था, हरा जो हरियाली का प्रतीक था, सफेद जो कि शांति का प्रतीक था, अशोक चक्र आपको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति, आगे बढ़ने का, सतत रूप से बढ़ते रहने का के लिए प्रेरित करता था। आज वह, मैं बतौर शुक्ला यदि हरा टीका लगा लूं तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। यदि मैं गले में केसरी रंग का दुपट्टा डाल लूं तो मुझे धर्म से जोड़ दिया जाएगा, पार्टी से जोड़ दिया जाएगा। सफेद, चलिए ठीक है, हमने कहीं ना कहीं कफन के रूप में संजो करके तो रखा है। और यदि मैं यहाँ पर अभी नीला पहन लूं
या अशोक चक्र लगा दूं तो लोग मुझे एक विशेष धर्म से जोड़ लेंगे। समस्या ये है कि हमने तिरंगे के 3 रंगों को समझा नहीं, हमने 3 रंगों के महत्व को नहीं समझा। घर पर तिरंगा लगा लेने से मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपके शो में अब तक ऐसी बात की होगी कि मुझे लगता है कि मैं इकलौता हूं जो ये कह रहा हूं कि घर के भीतर घर के ऊपर तिरंगा लहरा लेने से देशभक्ति नहीं साबित होती सर। देशभक्ति साबित करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरा बेटा 6 साल का है, उस सड़क पर अभी भी मेरे साथ चलता है। जब हम अभी नागपुर में घूम रहे हैं सर, राज भाई आपको यकीन नहीं होगा, यदि सिग्नल कोई तोड़ के जाता है ना, वो खुद बोलता है इसने रूल तोड़ा। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यदि सिग्नल तोड़ दूं तो मुझे रोकना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि सामने आपको फॉलो करने वाला एक व्यक्ति बैठा है और आप यदि उसके सामने गलत करेंगे, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे घर की बात कर रहा हूं। हम किसके सामने, मैं यदि क्लासरूम में पढ़ाता हूं और मैं ही उनके सामने वो चीजें नहीं करता जो कि मैं उन्हें कहता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा विद्यार्थी, मेरा अपना बेटा, मेरा अपना पड़ोसी मुझे कभी गंभीरता से लेगा। तो घर पर तिरंगा जरूर लगाना है, नो डाउट, लेकिन क्या ये तिरंगा कहीं व्यापार बन करके ना रह जाए? ये तिरंगा कहीं सिर्फ और सिर्फ एक दिन की, वो जो होती है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमने 11 से लेकर के 15 तक खूब तिरंगा लगाया जी। हमने जोश में खूब गाने गाए, देशभक्ति के गाने बजेंगे सर 15 तारीख को। मैं इस बार भारत में हूँ, इस बार नागपुर में हूँ, तो मैं भी देखने निकलूंगा सड़कों पर। लेकिन क्या 15 तारीख की सुबह एक मेरे मित्र हैं जो कि तिरंगे को सड़कों से उठा करके कलेक्टर को हैंडओवर करते हैं, वो देशभक्ति है? तिरंगा सड़क पर फेंक कर चले जाना देशभक्ति नहीं है। हमें ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो सचमुच में देश की असली अस्मिता को पहचानते हैं। तिरंगा लगा लेना एक प्रतीकात्मक हो सकता है, तिरंगा लगा लेना एक अच्छी चीज हो सकती है, पर जी राज जी, मैं कह रहा था कि जैसे आप अबू धाबी गए, वहाँ पर आपने कौन सी ऐसी चीजें देखी जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि ये चीजें भारत में क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं चाहूंगा ये आप पकड़ जी जी। भारत जो है वो आपका एक लोकतांत्रिक देश है जी, नंबर 1। दूसरा कि भारत और यूएई में, यूएई जो है आपका दिख रहा है जी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यूएई जो है वो एक रूलर कंट्री है। रूलर कंट्री और लोकतंत्र में अंतर क्या है? अंतर यह है सर कि भारत में खड़े होकर आप अपनी सरकार को कोस सकते हैं, आप अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को गली पर खड़े होकर, चौराहे या नुक्कड़ पर खड़े होकर के भरपूर गालियां दे सकते हैं। सर ये रूलर कंट्री में नहीं होता। वहां आपको मालूम है, आपने अगेंस्ट द सिस्टम एक शब्द भी बोला, व्यवस्था के खिलाफ एक शब्द बोला, सर आप तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाओगे। लेकिन मैं इससे परे अब वो बात कहने जा रहा हूं जो बात बहुत अनिवार्य है। मुझे कहीं पर भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक रूलर कंट्री में हूं। 6 महीने हो गए। पहली चीज ये है कि मैंने एक अच्छी व्यवस्था देखी। व्यवस्था क्या? वो व्यवस्था ये कि यदि मैं सड़क पर चल रहा हूं तो पैदल चलने वाला बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग से ही चलेगा, और जेब्रा क्रॉसिंग से यदि कोई पैदल चालक जा रहा है तो किसी गाड़ी की हिम्मत नहीं है सर कि वो क्रॉस कर दे आपको या हॉर्न बजा करके बोले मैं पहले जाऊंगा। मैं जब नया नया था तो मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें कहता था, सर मैम प्लीज आप जाइए, नो 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 प्लीज यू मे गो। ये क्यों? क्योंकि एक नियम बना है सर। मैंने वहां पुलिस नहीं देखी अब तक, पुलिस लेस व्यवस्था बनी हुई है। और पुलिस लेस व्यवस्था जो बनी हुई है वह पुलिस लेस व्यवस्था क्यों है? क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। नियम सबके लिए एक सरीके है, क्या आम और क्या खास जी। तीसरी बात, आप देश को लेकर के वहां कभी नकारात्मक नहीं होते। आप भारत में खड़े होकर के ये चीज कहते हैं जी कि कैसा देश है, कैसा समाज है। सर ये वहां तो नहीं होता। मैं अभी तक तो सिर्फ वहां गया हूं, लेकिन वहां पर मुझे फिलीपींस का बंदा मिला, मुझे वहां पे बांग्लादेश का मिला, मुझे वहां पाकिस्तान का मिला, मुझे वहां अमेरिका का मिला, मुझे वहां कनाडा का मिला, मुझे वहां पर नाइजीरिया का बंदा मिला जी। ये सब लोग जब बात करते हैं जी, और हम उसी प्रकार के हैं कि हम मिलना जुलना पसंद करते हैं। हम चाय भी पीने जाएं तो वहाँ लोग मिल जाएं तो हम बातचीत करते हैं, मॉल्स में बात करते हैं, वो बताते हैं जब भारत के बारे में। जी टू बी वेरी फ्रैंक, भारत को लेकर के लोगों का नजरिया बहुत पॉजिटिव है। जी। लेकिन
यदि वो दूर से बैठकर देखें तो शायद पॉजिटिव है। यहाँ जब आप सड़कों पे चलें, यहाँ जब आप लोगों के बीच जाएं, जब यहाँ लोगों से मिलें, तब थोड़ी सी समस्या आ जाती है। आपको अपने आप को समझाना पड़ता है जी। कि आप हैं कहाँ पर, आपको सुधार क्या लाना है। तो पहला सुधार है व्यवस्था के प्रति सम्मान, और दूसरा सुधार है कि व्यवस्था के भीतर बैठे हुए लोगों का व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना। समस्या क्या होती है कि लोग जो व्यवस्था में बैठे हैं वो लोग व्यवस्था को अपने हाथों की कठपुतली बना करके रखे हैं। हम जैसा चाहें वैसा तोड़ मरोड़ लेंगे जी। चाहे वो सरकारों की अस्थिरता हो, पार्टियों की बिन पेंदी के लोटे की विचारधारा हो। जैसे थाली का बैंगन होता है, इधर से उधर ढनंगता रहता है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर वो आपका लेटेस्ट बिहार हो। आपको व्यवस्था को बनाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले लोग जब तक व्यवस्था को सुचारू नहीं बनाएंगे, सड़क पर चलने वाला व्यवस्था का सम्मान नहीं करेगा। हमें ये समझना पड़ेगा व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था की नींव क्या है और उसमें आपका स्थान कहाँ है। हमारे यहाँ पर वोट और वोट का महत्व जब तक आम आदमी नहीं समझेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम देश के भीतर सचमुच में एक लोकतंत्र को स्थापित कर पाएंगे। एक दो बड़े विद्वान हैं, मैं जिनसे हमेशा बात करता हूँ, तो कहते हैं, रवि लोकतंत्र था कब यार देश में, ये तो बता, उदाहरण तो दे। पिछली व्यवस्थाएं जो थी वो एकला चलोरे की तर्ज पर थी, वर्तमान जो है वो क्या गलत कर रही है फिर? जो आप करते थे वो हम कर रहे हैं, तो गलत क्या है? गलत ये है कि उस बारीक लाइन को आप आज तक रेखांकित नहीं कर पाए, अंडरलाइन नहीं कर पाए कि आपको गलत को परिभाषित करना पड़ेगा। ये हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। यहाँ का न्याय, यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ के आम आदमी का सम्मान या आम आदमी के लिए जो चीज़ें बनाई गई, ये चीज़ें क्या है? मैंने जैसे उस दिन ना किसी से पूछा, मुझे शिव भोजन थाली खाने जाना है। मैं जब भी नागपुर आता हूँ तो जिला पर जहाँ पर वो झुमका भाकर मिलता है वो फिक्स है, मैं जब भी आता हूँ मैं हमेशा खाने जाता हूँ। मैंने कल भी वहाँ से खाना खाया है। मैं शिव भोजन थाली की तलाश में था, मैंने किसी को फ़ोन किया, बोला मुझे शिव भोजन थाली खाना है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थे तो झुमका भाकर 2.5-3 रुपए का मिलता था। कितने में मिलेगा ये इफेक्ट नहीं करता, एक्चुअल खाना क्यों है ये मायने रखता है। टेस्ट उसका बड़ा डिफरेंट है, मज़ा आता है। मैंने किसी को पूछा तो उसने मुझे बोला सर वो तो मजदूरों का खाना है। वहाँ लिखा हुआ है, शब्द है शायद मराठी में है कि रोज ज़रूरतमंद, हिंदी में उसका ये कि ज़रूरतमंद और हाथ काम करने वाली, ऐसा कुछ है, गरजू आनी मजदूर वर्ग, ऐसा कुछ तो भी लिखा है, मुझे याद नहीं है, इसलिए गलत हो तो कृपया अन्यथा ना ले। यदि मैं खाने की इच्छा रख रहा हूँ तो मुझे सामने वाला ये कह रहा है सर वो तो मजदूर का खाना है, आप खाओगे। हमारे अंदर में, हमारे देश में व्यवस्था के भीतर में जो चीज़ें बनाई गई है, समस्या ये है। अब जैसे वो जो यहाँ पर एक जहाँ से राशन मिलता है उसे क्या कहते हैं, जो अनाज भंडार, अनाज भंडार नहीं, जो उसमें मिलता है कागज कार्ड पर के ऊपर मिलता है, हाँ, उसे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ तो भी करते हैं। कंट्रोल का जो भोजन, वहाँ से जो अनाज मिलता है हम वो लेना नहीं पसंद करते। टूटा चावल होता है, क्वालिटी खराब, क्वालिटी लो क्वालिटी होती है। यानी हमने डिफाइन कर लिया है कि ये चीज इस व्यक्ति, इस वर्ग के लिए है और ये चीज ये वर्ग के लिए है। हमने कभी डिफाइन नहीं किया कि सब समान रूप से, समान अधिकार के साथ एक व्यवस्था में ढल सके। जी। बाहर में, अन्य देशों में जिनके साथ मैंने बातचीत की, मैं फिर से उदाहरण दे दूं, फिलीपींस हो, नाइजीरिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान के जो लोग हैं या अन्य हैं, यूएई है, ये लोग जब बात करते हैं ना तो इनके यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए समान अधिकार बना है, क्या आम और क्या खास। तो आपको क्या लगता है कि कानून में बदलाव आना चाहिए, क्या सिस्टम में बदलाव आना चाहिए? सिस्टम के भीतर में हमारे देश का सिस्टम बहुत बढ़िया बना है, बदलाव नहीं लाना है, सिस्टम को फॉलो करना है। हमें सिस्टम का अंग बन करके सिस्टम को फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब क्या है? सड़क पर खड़ा हुआ सिपाही या हवलदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। क्या आपके पास पीयूसी हो, आपके पास लाइसेंस हो, आपके पास में गाड़ी के पेपर्स हो, आपके पास में हेलमेट हो और आपका स्पीड या आदि चीजें कंट्रोल्ड हो जी, या आप सिग्नल पर खड़े होकर के नियम का पालन करें। आपको व्यवस्था नहीं बदलनी है सर, व्यवस्था तो बनी है। हम व्यवस्था बदलाव की बात नहीं करते और कदापि नहीं करते। व्यवस्था नहीं बदलना है जी, जहाँ सुधार लगता है वहां बदलिए, लेकिन हमने व्यवस्था को लचर बना दिया है। मैंने शुरुआत में कहा था हम व्यवस्था तोड़ने पर गर्व करते हैं। यदि मैं
अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था, देश के भीतर हर एक व्यक्ति के लिए कानून समान होना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस का नाम नहीं लूँगा जिन्होंने ये चीज़ कहा। उन्होंने ये कहा कि देश के भीतर अमीरों के लिए कानून तेजी से काम करता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए कानून बहुत धीमा काम करता है। कछुए की चाल चलता है। क्यों? हमें ये बदलना पड़ेगा। मैंने कहा व्यवस्था नहीं बदलना है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, व्यवस्था को फॉलो करना है। मैंने तो सिग्नल का एक छोटा सा उदाहरण दिया। आप लाइन में जाएं, आप लाइन का पालन करें। बहुत जल्दबाजी है तो वहाँ 2 काउंटर हो, पेड फीस हो। जैसे कि आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो वीआईपी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो बहुत वीआईपी है, या तो आपको वीआईपी दर्शन करना है तो 200-300 की पर्ची कटाइए और सीधे आप गर्भगृह में चले जाइए। तो या तो 2 खिड़कियां बना दीजिए बहुत जल्द, बहुत अर्जेंट में काम करवाने वाले के लिए, और एक नियमबद्ध तरीके से काम करवाने वाले के लिए। जैसे कि आप कुरियर करने जाते हैं, कुरियर के अंदर ये सर ये 24 घंटे में जाएगा, इसको इतना चार्ज लगेगा, सर ये 3 दिन में जाएगा, इसको 96 घंटे 48 घंटे लगेंगे, लेकिन ये पहुंच जाएगा। वैसा है, आपको व्यवस्था को बस केवल परिभाषित करना है। व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था में बदलाव की जरूरत नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छा है, परिभाषित करने की जरूरत है। परिभाषित करके डिफाइन करके हर व्यक्ति को ये समझाना है कि ये सर आपके लिए है। मेरे सामने की बात है, एक बंदा ट्रिपल सीट था, इंदौरा चौक पर बहुत स्पीडली आया जी, और धड़ाम करके गिरा। बहुत बढ़िया, धड़ाम करके गिरा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बगल में एक अंकल खड़े थे, मतलब वो भी चल रहे थे। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो धड़ाम करके गिरा और हमें क्रॉस किया था उसने। इस तरीके से वो जिगजैग करके चल रहा था और आखिरकार वो सड़क पे बजरी फैली हुई थी, बजरी में उसकी गाड़ी स्लिप हुई, स्किड हुई और धड़ाम करके गिरा। उसे क्या लगा ये बात की बात है, लेकिन वो बुजुर्ग ने क्या कहा, ऐसे लोगों का हश्र यही होना चाहिए। इसके पीछे का भाव क्या है जी? वो ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि सर यदि आप जानबूझकर अति करोगे जी तो आपके लिए नुकसानदेह है जी। फिर वो वही होता है, ज्यादा खाना खा लो तो दस्त लग जाएगा, दिक्कत आएगी। हमें ये समझना है कि सिस्टम, नियम आपके लिए क्यों बनाए गए हैं, और क्यों का उत्तर मुझे नहीं देना है, आपको देना है। आपको पालन करना है, आपको हर एक चीज का हर एक चीज को समझना है। दूसरा, बाहर देशों में ना सरकारी स्कूलों की बहुत अच्छी स्थिति है जी, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जी। लेकिन समस्या हमारे देश में क्या है कि हम सरकारी स्कूलों के भीतर सिर्फ वोटिंग के दिन दिखाई देते हैं, कोई विशेष सरकारी कार्यक्रम के दिन दिखाई देते हैं, या सरकारी बच्चों को हम लोग निम्न स्तर का मानते हैं। मैं देहरादून में एक बड़े विद्यालय में काम करता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय। मैं हमारे यहाँ पर एक 26 जनवरी पर हमने कार्यक्रम सोचा था कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों को अपने विद्यालय में लाएं और दोनों के बीच का जो गैप है उसको दूर करने की कोशिश करें। मेरे विद्यालय की फीस लाखों में, मोर देन 10 लाख एक साल की। मुझे वो एक सब कुछ अच्छा हो रहा था, एक प्रिंसिपल ने बहुत अच्छी चीज़ पूछी। उन्होंने कहा कि सर एक बात समझाइए, और वो ये है, आपको नहीं लगता कि इसका एक गलत मैसेज भी जा सकता है? ये बच्चे अपने आप पर, अपनी किस्मत पर घर जा करके क्या सोचेंगे, इन्हें ये मिला है। यदि ये कंपेयर करें, तुलना करें, तो इनके मन में गलत विचार भी तो जा सकता है। बिल्कुल। यानी हमारे देश के भीतर, समाज के भीतर, देश नहीं समाज के भीतर, क्योंकि समाज से देश बनता है जी, जो विचारधारा है, विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी, फिर वो अमीर हो, गरीब हो, निम्न स्तर का हो, उच्च स्तर का हो, कोई मायने नहीं रखता। वैसे ही आम और खास हर एक के लिए व्यवस्था एक है। उस व्यवस्था का अनुपालन हर एक व्यक्ति को करना है, और पालन करते वक्त आपको ये नहीं दिखाना है कि आप क्या हैं, आप क्या थे, आपके घर वाले क्या हैं। समस्या क्या है कि हमें वही गर्व होता है चीज़ों को गलत तरीके से करने में, और हम गर्व, जैसे अभी आप देखेंगे, आप खुद इस बात को नोटिस करेंगे, 15 तारीख को लोग अपना बाइक चलाते हुए स्टैंड नीचे करके ज़मीन से चिंगारी निकालने की कोशिश करेंगे, बाइक पर खड़े होकर के तिरंगा लहराएंगे, गाल पर तिरंगा लगवा लेंगे, तिरंगा इधर उधर पड़ा होगा। ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। क्या इससे देशभक्ति आएगी? मैं बहुत सिंपल, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ना चाहूँगा। एक प्रश्न है मेरा, जिस घर में, जिस व्यक्ति के घर पर तिरंगा लगेगा, सर क्या वो इसके बाद नियम नहीं तोड़ेगा? क्या वो सिग्नल पे खड़ा रहेगा? क्या वो कभी कतार में खड़ा नहीं होगा, कतार में खड़ा रहेगा? क्या तिरंगा लगा लेने के बाद, ये देश के व्यवस्था, देश की सरकार के सामने भी प्रश्न है,
कि हमने क्या तिरंगा, जैसे कल मैंने देखा, जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, इसलिए मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक तथाकथित दूध कंपनी है, उन्होंने ना दूध के पैकेट पर तिरंगा लगा दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव करके उन्होंने 75 लिखा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तिरंगा लगा है। सर वो तिरंगा कहाँ जाएगा? दूध का पैकेट कहाँ जाएगा? गटर में जाएगा जी, कचरे में जाएगा, डस्टबिन में जाएगा। तो क्या हम तिरंगे को कल चल करके डस्टबिन में फेंकेंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ दिखावे के लिए यदि करें, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी तिरंगा लगाता हूँ यहाँ पर आमतौर पे अपने शर्ट और जैकेट में मेरे हमेशा रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, क्या लगाने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील आपके अंदर आता है क्या? सड़क पर जब आप चलें तो क्या आप उसे फील कर पाएंगे क्या? तो मेरा प्रश्न ये है कि जब आप घर पर तिरंगा लगाएंगे, तिरंगा, आपके जितने भी एपिसोड हुए हैं तिरंगे पर, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने प्रोग्राम किया है, या जो आगे जुड़ेंगे, या जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद, आह्वान के बाद ये घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो कि इसे आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन उन संस्थाओं से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप तिरंगा लेकर घर घर जाएं तो आप उनसे ये भी कहें कि सर इसका पालन करना होगा, वरना पौधा लगाने के लिए नेताजी आए, भीड़ आई, लेकिन पौधे को पानी देने वाला कोई नहीं बचा। बहुत बढ़िया। पौधे को पानी देने वाला जो व्यक्ति है उसकी तलाश करनी पड़ेगी, वरना पौधा लगा करके आप चले जाएंगे, लेकिन पौधे को पानी कौन देगा? तिरंगा लगा दिया, लेकिन तिरंगा लगा देने के बाद हर घर तिरंगा हो। मैं कहता हूं हर घर नहीं, हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा हो, पर तिरंगे के बाद समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का भाव भी हो। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था, लोग देश को कोस रहे थे, मतलब आपके यहाँ सर ये व्यवस्था है, सब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आए हुए थे। लोग जब भारत में उतरते हैं तो प्राउड फील करें, देश को सम्मान के साथ देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने देश को प्यार नहीं करते, प्यार हर कोई करता है। मैं आपको कहता हूँ राज भाई, जिस व्यक्ति पर आप उंगली उठाते हैं ना, ये लौंडे हैं, लफंडर हैं, ये शब्द बोले जाते हैं ना नागपुर में जी, सर वही लोग देश के नाम पर सबसे पहले इकट्ठे होते हैं जी। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें सिर्फ एक झगड़े तक ही सीमित कर दिया गया है, उन्होंने कभी अन्य चीजों के लिए नहीं जोड़ा। तो भाई आपको हर घर तिरंगा लगाना है, आपका स्वागत है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि तिरंगे के सम्मान के साथ लगाना है। कलर आदि चीजें देख लें, जैसे बहुत सारी सोशल मीडिया पे फोटो आ रही है कि आपने उल्टा पकड़ लिया या अन्य कर लिया, तो उसका सम्मान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने लगाया है तो उसे आदर के साथ रखें। यदि आप उसे निकालते हैं तो घर में बच्चों के हाथ में जा रहा है तो आदर के साथ रखें। आपका उस दिन वंदे मातरम कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का बैच आपने दिया था, वो बैच मेरे बेटे ने ले लिया और वो कहता है कि मैं स्कूल लगा कर जाऊंगा। उसने बहुत सहेज करके अपने बस्ते में रखा है जी। हमें वो सहेज करके रखने वाला बच्चा चाहिए जी, जो कि अपने घर में मिलने, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सहेज कर रखने वाला बच्चा हमें समाज में खोजना पड़ेगा। वो आपके घर हो सकता है, मेरे घर हो सकता है, हर किसी के घर हो सकता है, लेकिन वो आपको ढालना पड़ेगा। और तिरंगे को सम्मान के साथ पूरा परिवार खड़े होकर के न सिर्फ लगाए, सम्मान से खड़े होकर के सल्यूट करें। लेकिन यदि आप घर के बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को और हर किसी को उसका महत्व भी समझाएं कि भाई क्यों 3 रंग हैं और क्यों इसका महत्व है। और लगाने के बाद जब सड़क पर उतरे तो देश को, देश के नियम को, अनुशासन को पालन की नजर से देखें। धन्यवाद। रवि शुक्ला जी, आप हमेशा से इंस्पायरिंग रहे हैं मेरे लिए, और बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला इस वीडियो के लिए, आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और मुझे याद है कि जब मैं देहरादून में कोविड के पीरियड में कहीं किसी गांव में रुका हुआ था और वहां से आप कार्यक्रम करते थे, और आपके कार्यक्रम में हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मैं अपना लाइव करता था, आप मेरे इसमें आते थे। याद होगा आपको कि हाउ टू राइट अ बुक, ये सेशन हुआ था, आप उसमें बहुत ईमानदारी के साथ जुड़े थे। फिर जब भी मौका लगता था आप जुड़ते थे। कई मौकों पर आपने मेरे कार्यक्रमों में आकर के प्रश्न भी किए हैं जी। और कई मौकों पर मैं आपके कार्यक्रम देखता हूँ। मुझे ये लगता है
मैं आपको अबू धाबी की अच्छी चीज बता के कार्यक्रम खत्म जी करूंगा। जी जी मैंने क्या कहा था, वहाँ के मेरे पड़ोसी, मेरे जो रूममेट्स हैं, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं बताता हूँ। वहाँ पर एक स्कूल जोन बना हुआ है। मेरे स्कूल के बगल में एक स्कूल है, दाएं एक स्कूल है, बाएं एक स्कूल है, पीछे एक स्कूल है, सामने एक स्कूल है। जी। क्या भारत में ऐसा संभव है? यदि भारत में ऐसा करेंगे तो रात को उसकी लाइट फोड़ के मैं आऊंगा, उसका टायर पंक्चर करके आऊंगा, उसकी खिड़की तोड़ के आऊंगा। मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक प्रतियोगिता होनी चाहिए। जी। राज अपने हिस्से की मेहनत करे तो उसे अपने हिस्से की सफलता मिलेगी। जी। रवि शुक्ला अपने हिस्से की मेहनत करे, उसे अपने हिस्से की सफलता मिलेगी। कोई अपने हिस्से की मेहनत करेगा, उसे अपने हिस्से की सफलता मिलेगी। जी। सफलता मिले या ना मिले, मेहनत करना हम सभी का काम है। जी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, मैंने आपको शायद एक व्हाट्सएप आपको मैसेज किया था जी। कि ये दो लोग हैं जो कब रुकेंगे पता नहीं है, जी। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें एक ही चीज कहा था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू रहने के लिए चलती है, जी। वो रुकने के लिए नहीं होती है। जी। तो हमारे लिए एक सकारात्मक प्रतियोगिता न सिर्फ हर फील्ड में जी। बल्कि रिश्तों में या हर जगह होनी चाहिए, चाहे फिर वो देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो। और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह से हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस दिन का आपका कार्यक्रम काबिले तारीफ था जब वंदे मातरम आपने करवाया। और मैंने देखा कि देश नागपुर का आम और खास हर व्यक्ति वहाँ उपलब्ध था। जी। और जो व्यक्ति भोजन की लालच में नागपुर में कार्यक्रम के लिए जुटता है, वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से 75 क्रांतिवीरों के किस्सों को सुनने के लिए आया था। जी। तो मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, या तिरंगा अभियान हो, अन्य अभियान हो जो आप चलाते हैं, ये एक ऐसा संदेश है उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है नहीं नहीं भाई एक बड़ा स्टूडियो, बड़ी टीम तभी काम होता है। सॉरी टू से, एक अकेला वन मैन आर्मी भी बहुत कुछ कर सकता है। जी। स्टैंडी पर मोबाइल रखना और लेकर के निकल पड़ना, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो कि आपको बताता है कि भाई सिंपल है, ऑनलाइन ने आपको सिखा दिया जी। कि आपको अब चीजों की जरूरत नहीं है। सच बात। आपको हर चीज आसानी से मिल जाएगी। और जिस तरीके का काम नागपुर में आप कर रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं, या देश में, देश दुनिया में अलग अलग जगह से हो रहा है, ये नए तरीके की शुरुआत है। और इस शुरुआत में हम और आप कल चल करके, और मैं हमेशा कहता हूँ ये कितने प्रतिशत सफलता मिलेगी, करोड़ लोग तक पहुंचेंगे, लाख लोग तक पहुंचेंगे, माफ कीजिए, आप ईमानदारी से 3 तक भी पहुंच जाएं, जी, आपका काम सफल है। सच बात। और वो 3 आप अपने दोस्त हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, अपने पड़ोसी हो सकते हैं, और हो सकते हैं, और उदाहरण देने के लिए कम से कम आपके पास कुछ हो कि मैंने कुछ किया है। और स्वांतः सुखाय से बढ़ के कुछ नहीं है। सच बात। अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं तो कोई चीज नहीं देखी जाती। अपनी तसल्ली से बढ़कर के कुछ नहीं है। कम से कम आप सिग्नल पे खड़े हैं ना, जी। आप लाइन में खड़े हैं ना, जी। आपको तो संतुष्टि मिल रही है ना, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। तो खुद की संतुष्टि के लिए भी कई बार बहुत कुछ करना पड़ता है। उनमें से एक राज की बात है। तो आपको बहुत बधाई कि आपने आमंत्रित किया। अगले हफ्ते नागपुर से रवानगी है, फिर मुलाकात होगी दिसंबर में। लेकिन इन बिटवीन कुछ रहा तो हम लोग कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अच्छा लगता है शहर आने के बाद कि कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो नया है। चाहे वो सड़कें हो, दोस्त हो, नया सोशल मीडिया हो। और बहुत सारे मैं लोगों से ऐसे मिल रहा हूँ। मैं भी कल जब आपके कार्यक्रम में संचालन के लिए आया था, मैं 9 तारीख को, बहुत सारे लोग ऐसे थे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, यदि वो सुन भी रहे हो या बाद में सुनेंगे तो मैं उन्हें नहीं पहचानता सर। सिर्फ सोशल मीडिया पे वो मुझसे मिलते हैं जी। और उन्होंने बोला, सिर्फ उन्होंने इतना बोला, हम फेसबुक पे हैं। मैंने नाम हम नहीं पूछा, मैंने हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। यानी आप कनेक्ट हैं एक दूसरे से। और एक सज्जन ने ये कहा भी, जी। कम से कम फेसबुक या सोशल मीडिया की बदौलत हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहे। मुझे लगता नहीं कि आप देश से, शहर से दूर हैं। आपको लगता नहीं, जैसे आपको प्रोग्राम में देख लिया, कहीं कनेक्ट हो गए, फोन पे बात हो गई, किसी कार्यक्रम में जुड़ गए, अब नहीं लगता कि बहुत लंबी दूरियां हैं। दूरियां समाप्त हो गई सर। जी। और कुछ घंटों की दूरियों में अब आप एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश पहुंचते हैं, लेकिन चंद सेकंड्स में आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत वो बढ़िया। कनेक्ट दिल का है, ना कि किसी स्वार्थ का है। वो स्वार्थ खत्म हो चुका है। अब है कि भाई अब दोस्ती ईमानदारी से, देशभक्ति ईमानदारी से, तिरंगा ईमानदारी से लगाएं
और ईमानदारी से पालन करें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रवि शुक्ला जी से बड़ी खास बात हुई और इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे टीचर और एक अच्छे मित्र हैं मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि वो आए। लेकिन एक बात जो उन्होंने अपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में कही, और वो बात बड़ी खूबसूरत बात है, वो मैं बात करूं उससे पहले मैं राहुल गोग का एक मैसेज पढ़ लेता हूं जो उन्होंने लिखा था कि सर, वन मोर थिंग, एनएमसी इज प्रमोटिंग द हर घर तिरंगा, बट द तिरंगा वाज प्रोवाइडेड बाय एनएमसी इज ऑफ लो क्वालिटी एंड रैंडमली कट, नॉट स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग तिरंगा वाज नॉट फॉलोड। राहुल गोग जी, मैं जैसे ही शो खत्म करूंगा, मैं नागपुर महानगर पालिका के एक अधिकारी को ये मैसेज करके बताऊंगा कि इस किस्म की तकलीफ़ें हैं, इस किस्म की कंप्लेंट्स हैं, कृपया वो उसमें देखें और क्या वो बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं उसमें, और क्या वो चेंजेस ला सकते हैं वो करें। ये मेरा आपको वादा है। दूसरा ये कि रवि शुक्ला जी ने जो बात कही, वो बात बड़ी सरल है लेकिन समझने वाली है कि जब बीच में अजनी वन को लेकर एक बड़ा कैंपेन चला और अजनी वन को बचाने को लेकर एक कोशिश चली कि हजारों पेड़ों को कटने से बचाना है, तो उसके अंदर में एक बात निकल कर आई कि बहुत सारे पेड़ लगाए भी जाएंगे। तो 100 साल पुराने पेड़ काटना और उसके सामने में एक पौधे को लगाना और वो पौधे को बड़े करने में कितने वर्ष लगेंगे, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और उसके बाद ही इस किस्म के बड़े डिसीजंस लेने होंगे। आईएमएस रुक सकता है, लेकिन अगर ये पेड़ नाराज हो गए तो बहुत कुछ रुक जाएगा। पहला ये जो बात रवि शुक्ला जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि पेड़ लगाने वाले बहुत हैं लेकिन पेड़ को पानी देने वाले कम। इसीलिए जो बरसात इतनी ज़्यादा आ रही है ना, वो भी ये प्यास है जो ये धरती बुझा रही है, क्योंकि बड़ा बोझ आ गया है इस धरती पे। हमारी धरती माँ कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ है, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। और दूसरा ये जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगे, तो ठीक है, आप ये आह्वान है कि हर कोई हर घर में तिरंगा लगाए, लेकिन उस तिरंगे का सम्मान करें। और जब घर से निकलें तो तिरंगा तो पीछे घर में छूट जाएगा, लेकिन आप उस तिरंगे को अपने दिल में लेकर भी चल सकते हैं। तो कृपया अपने दिल में तिरंगा लेकर चलें। जिंदा रहें। जय हिंद।